तो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक चला हुआ है फ्रांस की राज्य क्रांति, जो 1789 ईस्वी में हुई थी। इसमें लुई 16वां वहाँ का निरंकुश शासन था। फ्रांस के अंदर जो है चारों तरफ अव्यवस्था का आलम था। प्रभावशाली जो लोग थे, चर्च के पादरी और कुलीन लोग, इन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। शासक जो था वो पैसे को पानी की तरह बहा रहा था। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। स्टेटस जनरल का अधिवेशन बंद हो चुका था। इसके साथ साथ यहाँ भूखमरी की स्टेज पैदा हो चुकी थी। मजदूरों का, किसानों का अत्यधिक शोषण हो रहा था। लुई 14वें के द्वारा स्थापित पेरिस से लगभग 14 किलोमीटर दूर वर्साई का महल ऐशगा का एक ठिकाना बन चुका था। ये कहा जा सकता है कि फ्रांस के अंदर, चाहे वो युद्धों के कारण, चाहे ऐश्वर्य के कारण, चाहे गलत नीतियों के कारण, जनता चारों तरफ त्राही त्राही कर रही थी। इसमें फ्रांस के अंदर लोग जो है भूखे मर रहे थे। एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, मध्यम वर्ग, जो व्यापारी वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो धन धान्य से परिपूर्ण वर्ग था, कारीगर थे। इस वर्ग ने एक नया सिस्टम क्रिएट किया। इन्होंने अधिकारों की डिमांड की। कई इतिहासकार इस क्रांति को मध्यम वर्ग की क्रांति भी कह देते हैं। अधिकारों की डिमांड की, क्रांति का नेतृत्व किया, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया अपने लिए अधिकार मांगने के लिए। यहाँ चर्च में भ्रष्टाचार था, न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार था, यहाँ पद बेचे जाते थे, बोली लगती थी। न्यायाधीश खुले रूप से जीतने वाले व्यक्ति से एक रिश्वत लेता था, उपहार लेता था। वो अपनी मर्जी से किसी को भी पैसा लेकर कोई भी न्याय दे सकता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक जो है फ्रांस की क्रांति के अनगिनत कारण विद्यमान थी। राजनीतिक कारण हो, चाहे लुई 14वें से लेकर और लुई 16वें तक के शासकों के द्वारा लगातार युद्धों में, वर्साई के महल में चाहे पैसे को फिजूल खर्ची हो, चाहे मेरी अंतर्नेत जो है उसका प्रभाव रहा हो, चाहे उसकी फिजूल खर्ची रही हो, चाहे जो है दोषपूर्ण शासन प्रणाली रही हो, प्रतिनिधि संस्था का अभाव और अनुचित करों का प्रभाव, ये सभी कारण जो है फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए बहुत बड़े सहायक कारण के रूप में स्थापित हुए। फ्रांस की राज्य क्रांति का एक ही नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। हमने इसके राजनीतिक कारण कर लिए थे। अब आते हैं इसके सामाजिक कारण फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत बड़े कारण सिद्ध हुए। कहते हैं कि 1789 की फ्रांस की क्रांति जो है निरंकुशवाद के विरुद्ध कम, किंतु सामाजिक असमानता के विरुद्ध अधिक जन्मी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रांस की क्रांति जो है ना, वो निरंकुशवाद के कारण तो कम थी उसका प्रभाव। भाई क्रांति होगी, निरंकुशवाद तो लंबे समय तक चला रहा है, लेकिन जो समाज के अंदर असमानता थी, उस असमानता का बड़ा कारण था फ्रांस में जो किसी भी प्रकार जो अधिकार संपन्न लोग थे और एक अधिकार विहीन लोग थे। अधिकार संपन्न और अधिकार विहीन, इन वर्गों के मध्य एक टकराव था। कुछ इतिहासकार इसको एक सिस्टम और भी कह देते हैं
कहते कि जो है कुलीन युद्ध करते हैं। फ्रांस के अंदर एक कहावत प्रचलित थी कि कुलीन युद्ध करते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और साधारण लोग कर देते हैं, और पादरी और ये कुलीन लोग दोनों ही मिलकर इस साधारण लोगों का खून चूसते हैं। ये कहावत बन चुकी थी। फ्रांस का समाज जो है वो दो भागों में विभाजित था। एक था फ्रांस के अंदर सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरा वर्ग था सुविधा विहीन। एक के पास सभी प्रकार की सुविधाएं थी और दूसरे वर्ग के पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। ये सिस्टम था। सुविधा प्राप्त लोगों के अंदर दो ग्रुप थे। एक तो था पादरी वर्ग, पादरी यानी चर्च का जो सिस्टम था वो। दूसरा सामंत और कुलीन। कुलीन बेटा बड़े बड़े अधिकारी जो वंश परंपरा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर मुख्य संपत्ति के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए थे। पादरी जो थे इसमें दो प्रकार के लोग थे। एक तो बड़े पादरी और छोटे पादरी। बड़े पादरी वो पादरी, चलो मैं आगे यही बताता हूँ। बड़े पादरी जो बड़े बड़े शहरों में बैठे थे, बड़े बड़े चर्चों के ऊपर कब्जा कर रखा था जिन्हें, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा थी, ये बड़े सामंत के रूप में थे। फिर थे छोटे पादरी। छोटे पादरी जो छोटे छोटे गांवों में बैठे थे, छोटे छोटे कस्बों में बैठे थे, इन पादरियों को छोटे पादरी कहते थे। जो सुविधा विहीन वर्ग था इसके अंदर मध्यम वर्ग के लोग, जो शिल्पकार वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग आता था। अब कहते हैं सबसे पहले जो वर्ग था, इस वर्ग के बारे में जो सबसे पहले पादरी वर्ग था। कहते हैं कि फ्रांस की कुल पॉपुलेशन जो थी उस पॉपुलेशन का लगभग इन पादरियों की संख्या जो थी 1,30,000 थी। संपूर्ण जो फ्रांस था उसकी 1% भी नहीं अपितु आधा परसेंट 0.5% पादरियों की संख्या थी। और यहाँ कैथोलिक, रोमन कैथोलिक मत को राज्य के द्वारा राज्य धर्म घोषित किया गया है, उनका प्रभाव था। और जो फ्रांस की जो जमीन थी, कहते पूरी की पूरी जो फ्रांस की जमीन थी उसका 10% भाग 0.5% लोग और जो है 10% जमीन के ऊपर उनका कब्जा था। ये कहें कि वो बड़े बड़े सामंत बने हुए थे। इसके साथ ही वो 10 तमाशा बोल देते। टीथ नामक कर हर ईसाई प्रजा को, हर आदमी को 10% टैक्स देना होता था अपनी आमदनी में से। 10% टैक्स अपनी आमदनी से चर्च को देना होता था। इसके साथ साथ कहते प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर कानून का काम भी करते थे, न्यायपालिका भी काम भी करते थे। इनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी, उच्च वर्ग का पादरी जो। अब और क्या करें बेटा, इतने पैसे होने के बावजूद भी धार्मिक क्रियाकलापों में ये काम नहीं करते, ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। वाल्तेयर ने चर्च को ठगों के चर्च कहा था, ठग शब्द से संबोधित किया था। भ्रष्टाचारी लोगों का एक संगठन बना हुआ है, जो है लुच्चे गुंडों का एक जो संगठन बना हुआ है। इस प्रकार की जो बातें उनके द्वारा कही गई थी कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, अनैतिक जो है लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो चर्च जो था इसके भीतर ही सिस्टम खराब हो चुका था। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो है जो बड़ा वर्ग था ये कर नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेता है, कर नहीं देता। अब जो है उच्च वर्ग का पादरी है यो। अब उच्च वर्ग का पादरी जो, इसकी जो कहते हैं एक बिशप की औसत आय लगभग $50,000 वार्षिक थी उस समय में। किस टाइम की बात कर रहे हैं, ये उस समय की बात कह रहे हैं जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उससे पहले की बात है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है एक पादरी। बेटा इसका इफेक्ट ये हुआ कि फ्रांस के लोगों ने इनको देखा, नैतिक रूप से इनके पतन को देखा। नंबर 2 पर आता था सामान्य पादरी। सामान्य पादरी जो है इसके बारे में कहा गया है कि छोटे छोटे नगरों और बड़े बड़े गांवों में रहते, जो बड़े गांव हैं, जो कर अपने हड़ देखा, जो आसपास का आपके गांव में मनोरथा बड्डा है, इसराना बड्डा है, मुडलाना बड्डा जो है,
ये एक बड़े बड़े गांव हैं। ऐसे गांव में पादरी रहा करते, या छोटे छोटे नगरों में जो है, जो कर गोहाना हो गया, समालका हो गया, छोटे छोटे नगरों में इनकी संख्या लगभग 40,000 बताई गई। कहते हैं कि मध्यम वर्ग की सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप ये लोग करते थे। इनकी आमदनी भी अच्छी थी, आम लोगों से जुड़े हुए थे, मध्यम वर्ग से, ऊपरी तबके से जुड़े हुए थे। इनकी आमदनी अच्छी थी, धार्मिक क्रियाकलाप कराते थे, ऐश्वर्य का जीवन ये भी जीते थे। लेकिन वो ऐश्वर्य का जीवन नहीं जो उच्च पादरी वर्ग जीता, जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो रहता वो जीवन जीता है। और एक था भाई पल्ली पुरोहित, जिसको हम निमन पादरी कहते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे गांव में रहता है, एक किसान के रूप में रहता है। इनकी संख्या लगभग 80,000 थी। कहते कि ये सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप कराते हैं। एक पादरी का जिस प्रकार का जीवन होना चाहिए उस प्रकार का जीवन ये लोग जीते हैं। जिस प्रकार का एक पादरी का जीवन होना चाहिए कि सादा जीवन, उच्च विचार, ये कृषि भी करते हैं। ये लोग जब ऊंचे बड़े बड़े पादरियों को देखते हैं तो क्या करेंगे, इन लोगों ने बड़े बड़े पादरियों को देखा, शहरों के पादरियों को देखा, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा थी, और उनके जीवन को देखा। मार्टिन लूथर किंग जब रोम गया था उसने तो वहीं तो देखा था, यार जो बात कहे वो बात तो है ही नहीं इनके अंदर। तो परिणाम बेटा ये हुआ कि जो चेंजिंग आई, इस पल्ली पुरोहित या मैं कहूं कि गांव का जो छोटे गांव के जो पादरी थे, इन लोगों ने बड़े पादरियों से घृणा करते थे, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लोग भी ये चाहते हैं, लोगों को भी पता है, लोगों को भी पता है कि पादरी वर्ग जो है, जो उच्च वर्ग का पादरी है, जो बड़े बड़े शहरों का पादरी है, जो धन धान्य से परिपूर्ण पादरी है, वो ऐश्वर्य का जीवन जीवे। जो कर मारे आसाराम रामदेव, सॉरी रामदेव नहीं, आशाराम और यो जो के कह रहे राम रहीम, इनका जिक्र आपने सामने देखा था। जो राम, यो के नाम इसका अपना रामदेव, रामदेव व्यापारी बन चुका है। इन लोगों को जब हम देखते हैं, जब हम इन लोगों को देखते हैं तो क्या होता है, इन लोगों को जब देखा तो सिस्टम क्रिएट हुआ उल्टा। लोग जो है इन पादरियों से घृणा करने लग गए। उच्च तथा निम्न पादरी, उच्च तथा निम्न पादरी अभिमान और शत्रुता का संबंध था। निम्न पादरी उच्च पादरियों द्वारा बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार का विरोध करते हैं। और फ्रांस की क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा कारण जो है ये हुआ। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो निम्न वर्ग का पादरी और ये जो है सामान्य पादरी, जो छोटे छोटे शहरों का पादरी था, यो भी उन्हें गिलने मिला, क्योंकि ये मध्यम वर्ग से अटैच था। निम्न वर्ग का पादरी गरीब लोगों से, किसान लोगों से अटैच था, इनको पता था सारी बात का। तो परिणाम ये हुआ कि जो पादरी वर्ग, चर्च में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और चर्च के पास एक शक्ति और थी भाई, चर्च को राजाओं का राजा कहा जाता था। चर्च के पास असीम शक्तियां थी, वो न्यायपालिका की शक्तियां थी, शिक्षा की शक्तियां थी उसके पास जो है स्वास्थ्य की शक्तियां थी, इसके साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों की शक्तियां थी। तो चर्च के अंदर इतना भ्रष्टाचार और राजा और चर्च का एक गठजोड़, ये जो है क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। कुलीन या सामंत, कुलीन या सामंत कहते कि 20% भूमि के ऊपर इनका कब्जा था। इनके बारे में कहा जाता है कि इसकी लगभग जनसंख्या 80,000 परिवार और कुल जनसंख्या लगभग जो है 4 लाख इनकी जो है जनसंख्या रही होगी लगभग। सारी प्रकार की सुख सुविधाएं, और अगर भूमि की बात करें 20% जमीन के ऊपर इनका कब्जा है, किसी प्रकार का कर नहीं देती। सैनिक अधिकारी, न्यायपालिका, शांति स्थापित करना और ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर इनका जो इनके कब्जा है। अब क्या हुआ, कुलीन तंत्र को क्या अधिकार है, कुलीन तंत्र को अधिकार है कि वो क्या काम करवाओगा। पहला तो जमीन जो भाई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता, पहली नंबर 1 बात है इंपॉर्टेंट, जमीन बहुत ज्यादा, टैक्स कुछ नहीं देता, अपितु आम साधारण लोगों से टैक्स लेता है। ये आदमी आम साधारण लोगों से टैक्स लेता है। इसमें एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ,
ये जो मजदूर और किसान था उससे बेगारी करवाते थे। बेगारी होता बिना काम की, बिना पीछे, काम तो करो बिना पीछे के। शराब की भट्टियों पर, आटा की चक्कियों पर, तंदूरों पर जनसाधारण को बेगारी करनी पड़ती थी। इनके खेतों में आके काम करना पड़ता था और चारों तरफ जो है इनके प्रति जो लोगों में द्वेष था। एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं यहां, फ्रांस के अंदर एक बड़ा विचित्र रूप था। जो ये बड़े बड़े जमींदार थे, इनको एक अधिकार था, बोली लगाया करती जमीनों के मामले में। राजा को कर चाहिए इतना, बोली लग गए उतना कर दो और किसी प्रकार से किसान के ऊपर अत्याचार कर लो, ये अधिकार हुआ करता था। कितना कर ले थारी मर्जी है। इससे जो है जमींदार वर्ग के प्रति, सामंतों के प्रति आम आदमी जो है उनसे दुखी होता गया, उनके विरुद्ध होता गया। ये तो था जन्मजात कुलीन तंत्र। जन्मजात जो जन्म के आधार पर था, जिसको कुलीन तंत्र कहते थे। और जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा चली हुई थी। अभिजात्य वर्ग, इनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अब क्या हुआ, अब एक घटना घटती है छोटी। कहते कि फ्रांस में व्यापारवाद के कारण व्यापारियों के पास बहुत घना धन हो गया था और लुई 14वां वर्साय का महल बनाने के कारण, लगातार युद्धों के कारण उसकी जो आर्थिक हालत कमजोर हो गई। यहां से पद बेचे जाने प्रारंभ हो गए, कुलीनों के पद, ऊंचे ऊंचे पद बेचे जाने प्रारंभ हो गए। जो नया वर्ग था, जिनके पास धन था, इस वर्ग ने पद खरीद लिए। इन लोगों ने पद खरीद लिए। लेकिन अब क्या हुआ, जब इन लोगों ने पद खरीदे ना, इनको जो परंपरागत जो जन्मजात जो कुलीन तंत्र है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा था, वो कुलीन तंत्र इनसे घृणा करता, समानता की बात नहीं करता। इसी के दौरान एक घटना और घटती, छोटा और बता देता हूं। यहां एक घटना और घटती है। लुई 16वें के टाइम में है शायद। इसके बाद जो है ये पद बेचे जाने बंद कर दिए, शायद मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि किताब और पढ़ा था। पद बेचे जाने बंद हो गए। अब जो नया वर्ग था ना, व्यापारी वर्ग, उनको कुलीन बनने का मौका हाथ से लिया, वो इस सिस्टम के खिलाफ होते चले गए। दूसरा कहते हैं कि जो बेटा ये मुख्य पद जो बेचे गए थे और खरीदे गए थे, उन्हें कुलीनों वाली सुविधा भी दे दी। अब क्या हुआ, अब जो एक जो है जो यह अधिवेशन होने लगा लुई 16वें के समय अधिवेशन हुआ और एक बात क्लियर होगी कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन होगा। ये जो नया वर्ग था, इस वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया, क्योंकि साधारण लोगों के अंदर से ये लोग थे। फिर आ गया बेटा एक मध्यम वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यम वर्ग कहते इनकी संख्या फ्रांस के अंदर 2,45,00,000 के लगभग थी और फ्रांस की जनसंख्या उस समय 2.5 करोड़ के आसपास थी और ये 2,45,00,000 के आसपास है। इसके पास पैसा भी था, पढ़ा लिखा भी था, ये रिस्क भी लेना चाहता था और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी देता था। राज्य को कर भी देता था, कर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा था। उल्टा इनको सुविधा कौन थी? उल्टा जो है इस वर्ग को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। नगरों में रहते, और कौन सा वर्ग, कौन सा था? व्यापारी था, लेखक थे, वकील थे, शिक्षक, डॉक्टर, कलाकार, वैज्ञानिक, ये सभी लोग थे। इन लोगों ने क्या करा, शासन की व्यवस्था किस प्रकार की चल रही है उसके मामले में ये लोग बारीकी से देख रहे हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, इन लोगों ने नजदीक से देखा, इन लोगों ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा उठाया। इन लोगों ने, जो कुलीन तंत्र के लोग हैं, जो इन तक कर लिया कर दे, इनसे एक काम और भी था। फ्रांस की जो सरकार और फ्रांस के जो सामंत लोग हैं, कुलीन तंत्र के लोग, इन व्यापारियों से, धनाढ़ लोगों से बेटा ब्याज पीछे भी लिया करते। जब भी बात आती, राज्य को जरूरत होती, जब भी जो इन
अभिजात्य वर्ग के लोगों को, कुलीन तंत्र के लोगों को जरूरत होती, इनसे पैसे लेते और इनको सुविधाएं नहीं है। तो इस बात का एक असंतोष जो इन लोगों के मध्य फैलता जा रहा था। फिर एक किसान वर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, किसान और मजदूर। किसान जो है, कहते हैं यहाँ ये तो कृषि प्रधान देश था उस टाइम, लगभग 80% जो लोग हैं वो खेती करते हैं, लेकिन खेती पिछड़ी हुई अभी तक। क्यों? क्योंकि किसान जो है उससे जमींदार टैक्स लेता है और जमीन की तरफ ध्यान नहीं देता, जमीन की तरफ ध्यान नहीं देता, टैक्स ही टैक्स लेता है। कहते हैं कि यहाँ किसान दो प्रकार के थे। एक तो था भाई स्वतंत्र किसान जिस पर थोड़ी बहुत जमीन थी। दूसरा किसान कौन सा था? दूसरा किसान था जो अधीनस्थ किसान था, जिसको हम दास किसान कह सकते हैं। इसकी संख्या लगभग 10 लाख थी। भूस्वामी जो थे उन लोगों ने इनको निचोड़ के रख दिया। ये पूरा दिन काम करते, इनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। कहते भयंकर गरीबी, भोजन नहीं मिलना, जीवन स्तर जो है इनका डाउन हो जाना, ये सारा सिस्टम था। क्यों? क्योंकि वह राज्य की तरफ से, चर्च की तरफ से और सामंतों की तरफ से इन किसानों को ढोया जा रहा था। किसानों के ऊपर कर की मार इन्हीं के ऊपर करती। ये जो है देखे किसान जो बेटा, एक तो भूमि कर दे हैं, आय कर दे हैं और नमक कर दे हैं, और उसके साथ साथ बेगारी भी करते हैं, फिर सामंतों को कर दे हैं। उसके बाद जो है कदे तो सड़क बनाने लग रहे हैं, कदे जो है बांध बनाने लग रहे, कदे पुल बनाने लग रहे, उनमें बेगारी करो, बेगारी फ्री में काम करो, तंदूरा पर काम करो, शिकार खेलने जाओ तो उनके जो है उनके शिकार खातर ढोल बजाओ भाई, जो कई बार फिल्मों में देखा होगा, उनका शिकार मर जाओ, शिकार ने ठा के लाओ। ये सारे काम जो है इन लोगों के पास थे, लेकिन अधिकार नहीं था। धीरे धीरे ये लोग संगठित होने लग गए, और जब ये लोग संगठित होने लगे तो क्या हुआ? जब ये लोग संगठित होने लग गए तो इन लोगों ने मिलकर फ्रांस में क्रांति करने का निश्चय कर दिया, क्रांति कर दी अधिकारों के लिए। मजदूर और दस्तकार वर्ग एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ग भी आता है। ये वर्ग कौन सा था? ये वर्ग बेटा कहते कि इंग्लैंड के प्रभाव के कारण धीरे धीरे थोड़े छोटे पैमाने पर और कृषि क्रांति के कारण यहाँ औद्योगिक क्रांति होनी शुरू हो गई थी। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के बाद औद्योगिक क्रांति यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। क्रांतियों औद्योगिक क्रांति होने लगी थोड़े थोड़े, जो इनके कारखाने वगैरह स्थापित है, 25 लाख के आसपास जो मजदूर इन कारखानों में काम करते हैं। तकनीकी का अभाव है, इन मजदूरों का शोषण होता है, इनसे 14-14, 16-16 घंटे काम लिया जाता है, मजदूरी कम है, मजदूरी इनकी कम है, इनसे काम ज़्यादा लिया जाता है। जब बेटा काम इन तक घना लिया जाता है और मजदूरी कम है तो लोगों ने डिमांड करनी प्रारंभ कर दी, लोगों ने डिमांड करनी प्रारंभ कर दी। और फ्रांस में वातावरण कैसा था? वातावरण तो भाई सारी अव्यवस्था का वातावरण है, लोगों के पास भरपेट भोजन ही नहीं है, उनका शोषण हो रहा है। धीरे धीरे मजदूर इकट्ठे होने लगे, धीरे धीरे किसान इकट्ठे होने लगे और उन्होंने क्रांति का मार्ग अपना लिया। आर्थिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक असंतोष, आर्थिक असंतोष किसी भी क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध होता है। सबसे पहले संपत्ति का विभाजन जो था ना, वो बहुत अलग प्रकार का था। फ्रांस में 3 प्रकार के वर्ग थे। एक था कुलीन तंत्र में पादरी वर्ग, पादरी, दूसरा कुलीन बड़े बड़े सामंत, जागीरदार, जमींदार, उच्च अधिकारी के लोग, तीसरा वर्ग था जनसाधारण का। सारी की सारी फ्रांस की जो संपत्ति थी, उस फ्रांस की संपत्ति पर चर्च का और इन कुलीन तंत्रों का अधिकार था। साधारण जनता के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, उनको केवल टैक्स देना है और जो अधिकारों के लिए कुछ नहीं, ना उनको समानता थी, ना उनको स्वतंत्रता थी, ना किसी प्रकार का अधिकार था। केवल यो था एक काम करो और वो काम है टैक्स देना और बोलना नहीं है। ना उनको न्याय मिलता है, ना उनको अधिकार मिलते हैं, ना जो है उनको भरपेट भोजन मिलता है। हर बार राज्य की तरफ से डिमांड आती है कि टैक्स बढ़ा दिया, और जो है चर्च
हर बार जो है इनसे टैक्स लेता है, लेकिन किसी प्रकार की सुविधाएं जो काम करना वो नहीं करता। परिणाम ये हो कि जो संपत्ति का जो असमान वितरण था और कृषि का पिछड़ापन था, ये कारण बड़े इंपॉर्टेंट हुए। कृषि बिल्कुल पिछड़ी हुई थी यहाँ मजदूरों को, किसानों को अपने जमींदारों के, चर्च के यहाँ बेगारी करनी होती थी। फ्रांस के अंदर छोटे छोटे कृषक जो थे वो खेती को छोड़कर इन कुलीन तंत्र के अत्याचारों से, इनके टैक्स की मार से और कारखानों में चले गए। कारखानों में उनका फिर शोषण हुआ और व्यापार पर अनगिनत प्रतिबंध थे। यहाँ व्यापार के ऊपर अनगिनत प्रतिबंध थे। व्यापार, विदेशी व्यापार तो फ्रांस का टॉप में चल रहा था, लेकिन घरेलू व्यापार फ्रांस का टॉप में नहीं चल रहा था। क्या प्रतिबंध थे? प्रतिबंध बेटा आपको मैंने बताया था कि फ्रांस जो था ना, एक नगर से दूसरा नगर में जाओ तो कानून बदल जाते। मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? अरे आवाज समझ में आ रहा था थी। तो फ्रांस में क्या होता था बेटा, फ्रांस के अंदर कानून, एक नगर में जो है कानून जो है ये अच्छा है, दूसरे में बुरा है। एक में अपराध है और एक में जो अपराध को नहीं। वही प्रणाली यहाँ एक और थी, कहते कि व्यापार में एक नगर से दूसरे नगर में जाकर टैक्स दो भाई। एक प्रकार की मापतोल नहीं था पूरे देश में, और मुद्रा भी एक जैसी नहीं है। मार्ग कच्चे पड़े हैं, मार्ग जो है यहाँ कच्चे मार्ग हैं। ये सारा सिस्टम जो था बैलगाड़ी यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग होती थी। व्यापार पर अंदरूनी प्रतिबंध जो थे व्यापार के ऊपर, इससे क्या हुआ, इससे जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति डाउन जाती गई और जितना धन इकट्ठा होता वो सारा का सारा धन जो ऐश्वर्य में या युद्धों में फूंक दिया जाता था। उद्योग तथा गिल्ड प्रणाली और ऋणों का दबाव था। यहाँ उद्योग धंधे, अभी औद्योगिक क्रांति नहीं आई यहाँ अभी तक, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बाद बड़े पैमाने पर शुरू होती है औद्योगिक क्रांति। छोटे पैमाने पर औद्योगिक क्रांति तो होगी, लेकिन उद्योग जो है पिछड़े हुए हैं। चलो ठीक है, मान लिया पिछड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। मजदूरों के लिए क्या है वहाँ? मजदूरों के काम के अधिक घंटे हैं भाई, उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। उनको केवल और केवल काम करना, अधिकार नहीं मांगने पे उनकी तनख्वाह भी कम है, सुविधाएं नहीं है, वो भूखे मरने लग रहे। दूसरी तरफ जो गिल्ड प्रणाली थी, ये कारीगर जो थे यार्डते, इससे भी खुश कौन थे? इसमें एक जगह पर, एक निर्धारित स्थान पर अपना माल बेचना पड़ता था और कच्चा माल खरीदना पड़ता था, और वो भी सरकार की कीमतों के ऊपर। उन सामंतों के जो बड़े बड़े पूंजीपति बैठे थे, सामंत बैठे थे, अधिकार संपन्न लोग, इनकी पूछा पाछे काम था। परिणाम क्या हुआ? अनेक जो कारीगर थे वो काम छोड़कर मजदूर बन गए। ना तो मजदूरों में खुशी इनको, ना किसान बन के खुशी, और ना कारीगर बनकर खुशी। कुल मिलाकर जो है ये फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। ऋणों का दबाव जो आया फ्रांस के अंदर, क्या हुआ बेटा, यूरोप के अनेक देशों से फ्रांस ने धन लिया। धन किस रूप में लिया? धन लिया भाई ब्याज के रूप में, ब्याज देंगे। किस काम खातिर लिया रे? ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अपने विकास के लिए लेना तो ठीक है, अब ये लेने लग रहे युद्धों के लिए, लगातार युद्ध हो रहे हैं, युद्धों के लिए धन ले हैं। दूसरी बात, जो राज परिवार का ठाट बाट है ना, उसके लिए भी धन उधार लेने लग रहे हैं, देश के व्यापारियों से धन लेने लग रहे हैं, दूसरी शक्तियों से, दूसरे देशों से धन लेने लग रहे हैं। सरकारी खर्च या कहें कि राज परिवार का खर्च फिजूल खर्ची थी। शासक समय समय पर अपने जो विश्वास पात्र लोगों को आर्थिक सहायता देना, इनाम देना, और जो है अपने परिवार को मेंटेन कर लूँ। और मैडम मेरी एंटोनेट जो है, उसके किस प्रकार से उसका जीवन और किस प्रकार से उसको धन दिया जाता, इसके लिए ऋण तक लिया गया। परिणाम ये होगा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। और इसको चेंज करने के लिए क्या करा बेटा, वित्त मंत्री तो लगाए, लेकिन वित्त मंत्रियों की कोई नहीं सुनाई दी। हर बार वित्त मंत्री चेंज कर दिए गए। शासन व्यवस्था का दोष, इस प्रशासन व्यवस्था का दोष,
राज परिवार का दोष, इन कुलीन तंत्र के लोगों का दोष, इन सामंतों का दोष था के किस पर दी टेक दे, वित्त मंत्री के कंधे पर टेक दे, इसने दोष कराया। जो सुझाव दे, जो काम करना चाहे उसको काम ना करने दिया जाए, ये बड़ा दोषपूर्ण प्रणाली थी। एक और यह कर प्रणाली बड़ी अजीब थी फ्रांस के अंदर। कर प्रणाली अजीब थी। सबसे जो नीचे का वर्ग था, साधारण जन जो था, किसान मजदूर जो था, जो कर देता था। अधिकार नहीं थे, अधिकार नहीं थे। जिनके पास जैसे कुलीन तंत्र के लोग थे और जो पादरी वर्ग थे, वो केवल कर लेते थे, कर नहीं देते। अब सबसे ज्यादा अच्छी जमीन और सबसे ज्यादा पैसा उनके पास था, वो एक कर कौन देंगे। इसके साथ साथ कहते बेटा ठेका प्रणाली थी यहाँ। चाहे तो चुंगी इकट्ठी कड़की हो जो कर ठेका प्रणाली। अब देखो मैं बताता हूँ, बोली बोलते हैं इसको। ये हमारा टोल लाग रहा है, तीसरा ना दो रहा है, ये जितने भी टोल लग रहे हैं ये बोली तो है। जो जितनी घनी बोली देगा वो ठेका दे दिया। आपने देखा होगा जमीन की बोली देने लग रहे हैं, ठेका दे दिया, चल ठीक है भाई। रोड बनाने का ठेका दे दिया। अब वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी तो वसूलेंगे। अरे टोल का दे दो, ईब जो अगर देखा 90 रुपये 95, पहला 85 था, 90 95, अपना आप बढ़ाते जा है, मर्जी है इनकी। क्योंकि इन लोगों ने पहले शर्तें लिखवा ली कि अपनी मर्जी से कितना लगा लियो। तो ये सिस्टम फ्रांस के अंदर भी था। इसके साथ जो जमीन के ऊपर जो जमीन का कर उगाया करते, उनको भी ठेका दे दिया करते कि ठेकेदार है, ठेकेदार जो नीचे तक कर उगा होगा। अब ठेकेदार से पहले पैसे ले लिए जाते और ठेकेदार अपनी मर्जी से कितना कर ले लो। ये सिस्टम वहां पर चला हुआ था। इसके साथ साथ जो है भूरा सो, चुंगी, चरागा, खान, मछली पालन, इन सब का जो मालिक कौन था, इन सब का मालिक ये ठेकेदार बने हुए थे। वो कर वसूलते थे जनसाधारण से अपनी मर्जी से। बेटा इसमें जो है किसान मजदूरों पर जो का शोषण किया जाता था। इसके साथ एक नमक कर का बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है। कुछ अन्य कर लगे हुए थे, इसमें जो है नमक कर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नमक कर के बारे में कहा जाता है, कुछ बातें हैं, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं आपको। नमक कर का को गाबेल कहा गया है। नमक कर को गाबेल कहा गया है। चुंगी उत्पाद शुल्क निर्यात कर। अब जो नमक कर है ना, इसके बारे में सरकार ने एजेंट बैठा रखे थे, उन एजेंटों से खरीदना पड़ता था। और साथ ही साथ एक निश्चित मात्रा के रूप में ये लोग कर लिया करते। निश्चित मात्रा के अनुसार ये लोग कर लेते थे। जब ये लोग एक निश्चित मात्रा के अनुसार कर लेते हैं, और वो कर जो है आम आदमी को देना होता है। एक तो नू कहे भाई खरीद लो नमक खरीद लो, ठीक है। और नमक कितना खरीदना, उसके लिए एजेंट बैठा रखे, एजेंट है, उन एजेंटों से कर लेना होगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, कहते 8 वर्ष तक बड़ा जो आदमी जो भी है, हर साल में कम से कम 7 पौंड नमक खरीदना अनिवार्य था। और वो किस खातर, अगर ना खरीदा कोई और कोई विरोध करे तो उसको यातनाएं दी जाती थी। कहते हैं कि अन्यायपूर्ण घृणित गोबेल फ्रांस में क्रांति की भावना के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। 5 मिनट बैठ बोलो। अब इसके बाद एक अगला कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में इसी टाइम जो है 1788, 87, 89 इस टाइम अकाल पड़ गए थे। जब फ्रांस के अंदर अकाल पड़े तो लोगों की जो है सहायता करने की बजाय राज्य जो है कर मांगता है। इसके बाद है बेटा धार्मिक कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस जो कैथोलिक धर्म को मानता है, कैथोलिक धर्म को मानता है, ईसाई धर्म है, ठीक है। अब कैथोलिक धर्म क्यों कहा, क्योंकि 2 संप्रदाय जरूर थे लेकिन धर्म के रूप में व्यवहार कर रहे थे। ये ईसाई धर्म के अंदर 2 संप्रदाय हैं, लेकिन कैथोलिक वाले अपने आप को धर्म मानते हैं। और फ्रांस का राज्य धर्म था। यहां जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, उन लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। ना तो उनको ऊंचे पद दिए जाते थे, ना वो कुलीन तंत्र के लोग थे, ना उनको नौकरियों में स्थान दिया जाता था। किसी प्रकार का कोई भी कार्य उनसे नहीं करवाया जाता था। उनकी हालत, उनके व्यवहार जो थे ना, उनकी मैरिज सिस्टम था, वो भी वैधानिक नहीं थी, वो भी कानून के अनुसार मान्य नहीं थी। उनकी संपत्ति, किसी प्रकार का अत्याचार भी जो है कोई भी लोग उनके संपत्ति छीन सकता था। कैथोलिक लोग कई प्रकार के जो अलग से
यहाँ इनके साथ व्यवहार किया जाता था। अनेक प्रकार की समस्याएं थी। इसके साथ जो यहूदी लोग थे उनकी स्थिति भी इसी प्रकार की दयनीय स्थिति थी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या आई? इंपॉर्टेंट ये आई जब क्रांति होने लगी ना, इन यहूदियों ने और प्रोटेस्टेंट लोगों ने क्रांति से पहले समानता और स्वतंत्रता की बात का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। ये प्रोटेस्टेंट इकट्ठे हो गए, यहूदी इकट्ठे हो गए, जब क्रांति हुई तो क्रांति का रेगुलर लाग लिए। इन लोगों को जो समझाना प्रारंभ कर दिया, मजदूरों को, किसानों को, आम आदमी को समझाना प्रारंभ कर दिया, तो क्रांति का नेतृत्व करने में बहुत बड़ा रोल इनके द्वारा किया गया। एक चर्च की संपत्ति, धर्म की बात आती है, कहते चर्च को, पहले तो चर्च को राजाओं का राजा कहा जाता था। जब धर्म सुधार आंदोलन था पहला, पोप को जो है राजाओं का राजा कहा जाता था। फ्रांस में एक चर्च स्थापित है अलग से, कैथोलिक चर्च। राज्य के अंदर एक राज्य है यार, राज्य के अंदर राज्य है। फ्रांस में 10% तो ये कर लेता है, भूमि कर जो है, सॉरी 10 भाषा बोलते हैं जिसको, तीर्थ नामक कर है, धार्मिक कर। इसके साथ कहते हैं 10% जमीन का मालिक है, उस पर कोई कर नहीं है। इनके जो चर्च की वार्षिक आय $10 करोड़ है उसमें। अब काम क्या करेगा? काम करेगा चर्च, शिक्षा देगा, ये काम उसका था। स्वास्थ्य सुविधाएं देगा, ऐश्वर्य का जीवन ना देकर लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए सहायता करेगा। अब इस धन को ना तो सरकार थी मिल रहा हो, ना गरीब आदमी खातर यूज कर दे। ये जो क्या करे है, ये ऐश्वर्य का जीवन जो अपने ऊपर लाओ है। और जबकि कहा गया था कि एक पादरी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो जो सादा जीवन जिएगा, धर्म के आधार पे जिएगा, ऐश्वर्य का जीवन नहीं जिएगा। इनके अनैतिक संतानें होने लगी। ये जो लोग हैं, इसके साथ एक काम और भी कर थे, इसके साथ ये जो है धार्मिक जो कार्य करते हैं उनसे भी धन जो है बहुत ज्यादा इन लोगों को मिलते हैं। ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हैं। जो धार्मिक मामले उनके मामले में न्यायालय स्थापित हैं। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध ये हुआ। अब चर्च की गतिविधियां क्या है भाई? चर्च, इसके बारे में कहा जाता है कि चर्च जो है ना, धर्म का काम छोड़कर, चर्च धर्म का काम छोड़कर बाकी सारे काम करे। जो धार्मिक शिक्षा बेटा उसने छोड़कर हर गंदा काम करते हैं लोग। पद जो है बेचे और खरीदे जाते थे पादरियों के। समाज इनको घृणा की दृष्टि से देखता है। ये धार्मिक सद्भावना की बजाय ये प्रोटेस्टेंट वालों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो है घृणा फैलाने का काम करते हैं। जनता इन पादरियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखती। और वाल्तेयर ने एक बात कही थी, वाल्तेयर ने इसको बदनाम संस्था कहा था। चर्च और पादरी दोनों का जनसाधारण की नजरों में इनका सम्मान नहीं था, गिरावट आ चुकी थी। परिणाम ये हुआ कि फ्रांस की क्रांति जो हुई उसके लिए ये धार्मिक और आर्थिक कारण एक बहुत बड़ा कारण के रूप में हमारे सामने आते हैं। यहां तक कर लोगे भाई? बेटा कर लोगे यहां तक?